के रूप में सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर के संपूर्ण शरीर के अंदर, शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी अंगों में, शरीर के सभी टिश्यूज में, सभी शरीर के सभी कोशिकाओं में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है। अब न्यूट्रिशन जब शरीर के कोशिकाओं में, सेल्स में पहुंचे तो सेल्स विल प्रोड्यूस एनर्जी आउट ऑफ न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उस प्रोसेस में वेस्टेज प्रोड्यूस होता है। वेस्टेज क्या प्रोड्यूस होता है? एक तो धुआं बनता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा राख, एसिड बनता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज। और ये दो तरह के वेस्टेज है सेल्स के लेवल पर बनते हैं, उनको कलेक्ट करने का काम भी ब्लड को ही करना होता है। उसके साथ साथ शरीर के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, विच आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी, इनका लाइफ हमारे लाइफ जितना लंबा तो है नहीं। दे सर्वाइव जस्ट अराउंड 3 to 4 month। 3-4 महीने के अंदर वो मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए वो नए सेल्स पैदा करके मरते हैं। जैसे हमारा इंसान का लाइफ साइकिल चलता है ना, ऐसे ही है उनका भी, सेल्स का भी। सेल्स मरने से पहले उसको अपने आप को रिप्लेस करने के लिए वो दूसरा सेल्स बना देता है और अपने डीएनए और आरएनए को ट्रांसफ़र कर देता है और वह जगह लेता है। और वो जो मरे हुए सेल्स है उनको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना और फिर रिमूव करना, ये भी तो काम है। अब सेल्स टूट फूट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है उस प्रोसेस में कई बार ब्रेक डाउन होकर के वेस्टेज के रूप में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इन सब को अगर यूज़ हो सकता है तो यूज़ करना, अगर यूज़ ना होने वाला है तो वहाँ से निकाल करके फेंकना, ये काम भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, सेल्स फटाफट डिजनरेट होंगे, सेल्स मरने का स्पीड बढ़ेगा और सेल्स अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसे एजिंग फास्ट होगा। अगर वाइटल ऑर्गन्स के रीजन में अगर ऐसा हाल हो गया तो वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होंगे, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग आसानी से होता नहीं है, एंड दैट बिकम्स क्रॉनिक डिजीज। कई बार रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम सही ढंग से काम करे, इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। अब ये पहले तो सिस्टम समझते हैं और उसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम समझते हैं, उसका मेजर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है उसको भी समझ लेंगे। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य जो मेन इंजन है वह है हार्ट। और हार्ट से पूरे शरीर में फैलने वाले एक पाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको आर्टरी कहते हैं। हार्ट से ब्लड को लेकर के पूरे शरीर में फैलने वाला जो पाइप है उस पाइप को कहते हैं आर्टरी। और हार्ट से बाहर निकलने वाले जितने भी पाइप है उन पाइप में मुख्य रूप से प्योर ब्लड जाता है। उसमें से एक पाइप है जो हार्ट से ब्लड को लेकर के लंग्स तक पहुंचता है या लंग्स तक ब्लड को पहुंचाता है। वह एक ही पाइप है जो इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। इम्प्योर ब्लड ले जाता है, इसीलिए इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, बाकी सारे आर्टरी। हार्ट से लेफ्ट साइड से जो पाइप मेजर निकलता है, पहले स्टार्टिंग वाले के एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा के ब्रांच आउट होते हैं तो आर्टरी कहते हैं। अब आर्टरी भी थोड़ा बड़े पाइप, जैसे इसको ना एक एओर्टा मेजर सबसे बड़ा पाइप जिसको आप नदी कह सकते हो, उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पाइप निकलते हैं, नहर कह सकते हो, और जो आर्टरी है, और नहर से भी खेत में डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते, उसे अगर नहर से पूरे के पूरे पानी डाल देंगे तो जो भी क्रॉप्स होंगे वो बह जाएंगे। तो इसीलिए उससे भी छोटे छोटे
क्यारी बना करके पानी खेत में डाला जाता है। इसी तरह से शरीर में भी ब्लड का मेजर फ्लो अगर सेल्स के स्तर पर पहुंचता है तो सेल्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए आर्टरी भी ब्रांच आउट होकर के छोटे छोटे पाइप बनते हैं जिसको आर्टरियोल्स कहते हैं। और जब आर्टरियोल से ब्लड सेल्स तक पहुंचता है वहाँ एक कैपिलरीज बने होते हैं जो सेल्स के साथ कम्युनिकेट करके ब्लड एक्सचेंज करते हैं, प्योर ब्लड देते हैं, वहाँ से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करते हैं। और जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करते हैं कैपिलरीज विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, उसको फिर कलेक्ट करके अब वो हार्ट के और भेजने वाले पाइप में डाल देते हैं। अब हार्ट के और ब्लड को लेकर के आने वाले जो पाइप है, इन पाइप को कहते हैं वेन्स। वेन्स का सबसे पहला जो सबसे छोटा, जैसे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करने वाले जो पाइप है, इनको कहते हैं वेन्युल्स। वेन्युल्स जब इकट्ठा होकर के मर्ज होकर के थोड़ा बड़ा पाइप बन जाता है तो उसको कहते हैं वेन्स। और वेन भी कई सारे वेन मिल करके जुड़ करके एक बड़ा वेन बन जाए तो उसको कहते हैं वेना कावा। और ये मेजर दो वेना कावा हार्ट से नीचे वाले बॉडी पार्ट के ब्लड को इकट्ठा करने वाला एक वेना कावा होता है जिसको इंफीरियर वेना कावा कहा गया, और हार्ट से ऊपर के इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने वाला एक पाइप होता है जो राइट साइड से ब्लड के अंदर एंटर करते हैं दोनों वेना कावा, तो ये सुपीरियर वेना कावा कहा गया। तो ये दो वेना कावा से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है, वेन्स मिक्स होकर के वेना कावा बनता है। अब आपने नोटिस करे होंगे कि कभी भी वेन में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटे पाइप से बड़े पाइप में जाना है तो आसानी से चला जाएगा, तो वेन में ब्लॉकेज का मेजर प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी बहुत एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, जैसे वेरिकोवेन्स हो जाता है खास करके पैरों में, तो ये रेयर केस है। अदरवाइज ज़्यादातर ब्लॉकेज आर्टरी में होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पाइप से छोटे पाइप में जाते समय वहाँ जब रास्ता श्रिंक हो रहा है तो वहाँ ब्लॉकेज का संभावना बढ़ जाता है, तो अक्सर ब्लॉकेज आर्टरी में ही होते हैं। अब बाकी जगह के आर्टरी में अगर हो गए तो नॉर्मली बॉडी में नेचर ने स्पेयर आर्टरीज दे रखे हैं, वो एक आर्टरी ब्लॉक हो गया तो दूसरे आर्टरी खुल करके काम कर लेगा। लेकिन हार्ट के अंदर अगर इंसान प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज ना करता हो तो जो पैसिव आर्टरी को खोलना आसान नहीं है। सामान्यतः अगर इंसान फिजिकली एक्टिव रहता है तो हार्ट के अंदर भी मल्टीपल ऐसे पैसिव आर्टरी होते हैं, अगर जो रनिंग आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो वो खुल जाते हैं। फॉर दैट वी नीड टू कीप आवर सेल्फ फिजिकली एक्टिव। ब्लॉकेज ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें खाने में जो ब्लड को गाढ़ा बना दे ऐसे चीज़ें कम करना पड़ेगा। उसमें प्रोसेस फैट सबसे पहले, उसके साथ प्रोसेस फूड या उसके साथ एनिमल फैट, पर्टिकुलरली मीट रिलेटेड फैट हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि इनसे ब्लड का थिकनेस बढ़ता है। ब्लड के अंदर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल से लेकर के ट्राइग्लिसराइड जैसे चिपचिपा पदार्थ बढ़ जाता है जो ब्लड की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से नमक के इंटेक अगर ज़्यादा लेते हैं तो नमक में सोडियम ज़्यादा होने के कारण इससे भी ब्लड का थिकनेस बढ़ता है। तो ब्लड थिकनेस बढ़ाने वाली चीज़ें हमें कम करना होगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना होगा जिससे पैसिव आर्टरीज खुल जाएं, तो फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ऐसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उस इंसान का ब्लड केमिस्ट्री हमेशा ख़राब रहता है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम में जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होते हैं, शरीर के अंदर से वेस्टेज को रिमूव करने का काम नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो ब्लॉकेज का संभावना होता है। इसीलिए स्ट्रेस को भी कम करना होगा। स्ट्रेस कम करने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी होती है। वी हैव टू
कीप आवर सेल्फ पॉजिटिव विद कॉन्शियस एफर्ट। हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन के मेकानिज़म को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रख पाएंगे। और हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन वाले जो सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी स्ट्रेस के बारे में बात करते समय इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना ही समझ लें कि ब्लड थिक होने से रोकना बहुत ज़रूरी है, जिससे ब्लॉकेज होने का टेंडेंसी कम हो। अब जो आर्टरी है, ये तो मैंने आपको मोरलेस समझा दिया। जो वेन्स है, इसमें सारे वेन्स जो हार्ट के और ब्लड ले जाते हैं, सारे पाइप जो हार्ट के और ब्लड को ले जाते हैं, उन पाइप का नाम है वेन। और जब वेन बड़े होकर के इकट्ठा होकर के बड़ा बनता है तो वेना कावा का आ गया। ये सारे इम्प्योर ब्लड ले आ रहे हैं। लेकिन एक वेन है जो लंग्स से ब्लड को हार्ट में ले आता है, जो लेफ्ट साइड में ले आता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी बोलते ही इसका ब्लड क्वालिटी चेंज हो गया। वेन में, सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। सारे आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि ये हार्ट से ये ब्लड को लंग्स में एक्सचेंज करने का पाइप है। ये समझ लीजिए। और मुख्य रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम में समझने वाले यही चीज़ है। अब इसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड का सामान्य कंपोजिशन, ब्लड का कुछ प्रेशर और हार्ट का जो पल्स, ये भी हमें समझनी चाहिए। तो हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग चलता है, हार्ट जो अपने पंपिंग करता है, ये नंबर ऑफ टाइम को अगर देखें तो यह पल्स में मेजर होता है। और ये जो नंबर होता है लगभग 60 से लेकर के फ्रॉम 60 to 72 टाइम्स पर मिनट होगा। अब दूसरा, जो ब्लड का सर्कुलेशन जाता है, पूरे शरीर में पहुंचाना है। पाइप पहले बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है। अब उसमें पूरी तरह से पेनिट्रेट करके ब्लड को पहुंचाना जरूरी है। ब्लड पहुंच जाए, इंश्योर करना जरूरी है। तो ऐसे में अगर हमारा पाइप ब्लॉक होने लग गया तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा पेनिट्रेशन के लिए। अगर ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया तो पेनिट्रेट करने के लिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। तो उस प्रेशर को, जिस प्रेशर के कारण से ब्लड हार्ट से बॉडी में एक एक भाग तक पहुंचता है, उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड पूरे तरह शरीर में फैलने के बाद हार्ट में वापस भी तो आता है, जिससे हार्ट उसको लंग्स में भेजता है और लंग्स में ऑक्सीजन लेकर के फिर वापस हार्ट में आने के बाद फिर शरीर में भेजता है। तो हार्ट के और ब्लड को पुल करने के लिए भी पुलिंग प्रेशर चाहिए होता है। उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर करके दो तरह के प्रेशर मेजर किए जाते हैं। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसका जो मेजरमेंट होता है लगभग 120 mmHg होता है, या 120 मान लीजिए। और फिर जो हार्ट में ब्लड को पुल करने वाला प्रेशर होता है वह होता है लगभग 80 के आसपास। तो इसमें ±10 इज नॉर्मली फाइन, नो रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन 10 से भी बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस वजह से इतना ज़्यादा ऊपर या नीचे हो रहा है। तो फिर अक्सर प्रेशर कम कैसे होता है? अगर ब्लड बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि ब्लड आसानी से जा रहा है, हार्ट को प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा ब्लड पतला कैसे हो रहा है। हो सकता है ब्लड में न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो। तो फिर ब्लड का गाढ़ापन कम हो जाता है, ब्लड आसानी से सर्कुलेट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूट्रिशन कम हो जाए तो भी हमारे शरीर को
पोषण नहीं मिलेगा। अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो भी ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी कम होगा, तो फिर उससे भी फिर सेल्स एनर्जी बना नहीं पाएंगे। ऐसे में इंसान बेहोश हो सकता है, क्योंकि शरीर के सेल्स काम नहीं कर सकेंगे ऐसे में, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लो ब्लड प्रेशर भी होना नहीं चाहिए। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हम टाइम टू टाइम खाना खाएं, बॉडी क्लॉक के हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टेंटेटिवली स्पेसिफिक टाइम में खाना खाएं, स्पेसिफिक टाइम में सोने और उठने का आदत बनाएं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ब्लड गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आसानी से ब्लड पहुंच नहीं रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हार्ट जो प्रेशर डालता है ये 120 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 10 तक ऊपर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये 20, 30, 40, 50 से ऊपर पहुंच जाता है, तो अर्थात 120 के बजाय 150, 160, 200 हो गए, तो फिर इतना ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है, तो उससे तो कभी भी नस फट सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्लड जाता है ब्रेन में, और ब्रेन को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वहाँ ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा पहुँच रहा है तो वो तो ब्रश करा सकता है, उससे फिर ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसीलिए ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करना ज़रूरी है। रेगुलेट करने के लिए हमें टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, और नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी कई बार ब्लड का थिकनेस बढ़ता है, क्योंकि नमक में सोडियम का मात्रा ज़्यादा है, और सोडियम का ग्रेविटेशन ज़्यादा होने के कारण से डिटॉक्स को स्लो कर देता है। इसीलिए नमक हमें थोड़ा कम करना है। आपने ये जो टर्की और इजराइल के बीच में एक सागर है जिसको मृत सागर कहा जाता है, डेड सी, तो वहाँ ऐसे ही है। उसके अंदर जो सोडियम भरा हुआ पानी, सॉल्टी वाटर पूरी तरह से उस सागर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पानी एंटर करने के बाद उसको वापस निकलने का रास्ता है नहीं। तो उस वजह से पानी के अंदर इतना ज़्यादा डेंसिटी भर गया कि वहाँ इंसान अगर डूबने चाहे तो भी डूबता नहीं है, तैर जाता है। तो इस तरह का सोडियम का प्रभाव होता है, इतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ा देता है, गाढ़ापन बढ़ा देता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखनी है, तो फिर हम हार्ट हेल्थ या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है, ब्लड का कंपोजिशन में बताना रह गया। ब्लड के कंपोजिशन में अगर देखेंगे तो लगभग 5 से 7 लीटर के करीब ब्लड होता है। उसमें लगभग 90% के आसपास एक तरह से फ्लूइड स्ट्रक्चर है, लिक्विड है, पानी है उसमें सबसे मेजर। और उसके अलावा इसके अंदर दूसरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें एक तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारे पार्टिकल होते हैं। साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव वेस्टेज, ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर होते हैं, और इन्हीं चीज़ों के कारण से ब्लड का थिकनेस मेंटेन होता है। और ब्लड में एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, ब्लड में जो खाना पच करके रस बन करके ब्लड में जाता है ना, उसके आधार पर ब्लड का एक तरह से एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार होता है, और यह अक्सर 7 to 7.4 के आसपास हो तो आइडल माना जाता है। अगर इससे नीचे होता है तो एसिडिक माना जाता है, और इससे ऊपर जाता है तो अल्कलाइन माना जाता है। एक्सेसिव अल्कलाइन भी उतना अच्छा नहीं है, और हाईली एसिडिक हो गया तो उससे फिर ब्लड टॉक्सिक हो जाता है। अगर ब्लड टॉक्सिक हो जाता है तो ऐसे में सेलुलर सिस्टम, खास करके जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले ऑर्गन से रिलेटेड सेल्स है, वो धीरे धीरे इनफैक्ट फटाफट मरने लगते हैं, डीजनरेशन स्पीड अप हो जाता है। ऐसे में अगर इंसान को अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उसको हील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हीलिंग के लिए जो पोषण जाता है उसके साथ एसिड भी जा रहा है, तो उसको और जला के आता है,
उसको हील करने के बजाय। ऐसे लोग खास करके जिनका ब्लड केमिस्ट्री एसिडिक है, उनको अगर कैंसर हो गया तो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कैंसर का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए हमें खान पान में भी एसिडिक चीज़ें ज़्यादा ना ले करके अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा लेना ज़रूरी है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, यह भी ब्लड को न्यूट्रलाइज या एसिडिक से अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से खाने में फ्रूट सैलेड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड एसिडिक से अल्कलाइन होता है। इसी तरह से नींबू और खीरा डाल करके पानी में इसका रस मिला करके थोड़ी देर के बाद इसको पीते हैं तो पानी अल्कलाइन हो जाता है। और आजकल अल्कलाइन वाटर के फ़िल्टर भी मिलने लगे हैं मार्केट में, जिससे उस पानी को पीने के बाद ब्लड हाईली एसिडिक नहीं होता, क्योंकि ब्लड एसिडिक ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब ये कोल्ड ड्रिंक से लेकर के फास्ट फूड और फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट जो ज़्यादा लेते हैं, उनका अक्सर ब्लड एसिडिक होता है, जो बीमारी का एक कारण बन सकता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ for blood circulatory system.